हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा। जो भी होमवर्क हमने वहां दिया था वो आपने कंप्लीट जरूर किया होगा। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेट अस बिगिन विद टुडेज प्रोसीडिंग्स। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और मिक्स्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। उसके पहले एक छोटा सा रीकैप। वैसे रीकैप में कुछ खास बनता नहीं है देने के लिए आज। रीकैप में पिछले टर्न पर हमने जो फॉर्म्स पढ़ी थी वो थी बर्नौलीज फॉर्म। रीकैप रीकैप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा था मेनली। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखाई देती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर p कॉमा क्यू आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट्स है ना। इज एलडीई ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज एन एलडीई। और इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन था, इसका सॉल्यूशन था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e की पावर इंटीग्रल p डी एक्स। दिस वॉज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और आज हमें क्या करना है? ठीक है, हाँ, आज हमें क्या करना है? आज हमें बेसिकली सिर्फ प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स की, और एक दो टाइप के क्वेश्चंस और करने हैं। तो आज धैं क्वेश्चन करेंगे। फिर दूसरा जो था वह था, अगर इस फॉर्म में dx बाई डी वाई हो जाए और प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू हो जाए। यहां पर ये क्या है? p और q फंक्शंस ऑफ y ओनली, या फिर कांस्टेंट्स। तो उस केस में जो इसका सॉल्यूशन था वो था x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस c। दिस वाज द सॉल्यूशन। और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल p dy, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था बर्नौलीज फॉर्म जो हमने पढ़ा था वो था dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू पी वाई। बस वहां पर क्यू y की पावर n हो जाता है। तो आप इस केस में n से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड बाय y की पावर n एंड पुट y की पावर माइनस n इज इक्वल टू z एंड प्रोसीड। यही करते हैं। दैट इज व्हाट यू डू इन दिस। तो यानी कि यह बन जाता है y की 1 अपॉन y की पावर n dz बाई डी एक्स, फिर प्लस p अपॉन y की पावर 1 माइनस n, नहीं n माइनस 1 इज इक्वल टू q। दैट वाज बर्नौलीज फॉर्म। फिर एक चेंज ऑफ वेरिएबल था, जहां वेरिएबल हम बार बार चेंज करते रहते हैं। हाँ, अब आप चाहें तो सारी शॉर्ट फॉर्म्स बना लें, मतलब नोट्स बना लें। बाकी हम नोट्स आपको देंगे भी, उसकी चिंता मत करिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर प्रॉब्लम। एक छोटा सा एक आर्टिकल है मिक्सचर प्रॉब्लम। यानी आपको अभी ऐसा लगेगा जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो 2 मिनट के लिए, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो या फिजिकल, मुझे नहीं पता कि कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो, लेकिन 2 मिनट के लिए लगेगा ऐसा कि आप क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ, आपको लगेगा आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। क्या हुआ भाई? यहां पर हमने लिख दिया y की पावर माइनस n माइनस 1, है ना। हाँ,
n माइनस वन, पुट y की पावर माइनस n, 1 माइनस n माइनस वन लिख दो या 1 माइनस n लिख दो, ठीक है बेटा। यहाँ बच्चे कह रहे हैं क्या बात है भैया, नजर ना लगे, मान गए निर्मा सुपर और तुम्हारी पार की नजर दोनों को। यहाँ 1 माइनस n है, ठीक है। पुट y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू z, ठीक है भाई। अब हाँ सर, तो 2 मिनट लगेगा, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए क्या आपके पास एक फ्लास्क है, यू हैव अ बीकर और यू हैव अ फ्लास्क, ठीक है ये, और यहां पर ये एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क में, ठीक है, तो वी हैव अ फ्लास्क और इस फ्लास्क से कुछ रेट पर बाहर, यहां से सॉल्यूशन बाहर की तरफ आ रहा है और यहां पर हम सॉल्यूशन इसमें पुट कर रहे हैं। तो क्या है, जैसे मान लो इसमें ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन समझते हो, नमक वाला पानी जिसमें नमक हो, तो वी हैव अ ब्राइन सॉल्यूशन हियर, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेशन का ब्राइन सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं और वह पानी वह साथ साथ बाहर भी जा रहा है। यानी यह एक बीकर है जिसमें पानी के अंदर नमक घुला हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, बाहर से इसके अंदर हम और ब्राइन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, हम और ऐसा पानी डाल रहे हैं जिसमें नमक घुला हुआ है लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, और साथ साथ इस बीकर से पानी भी बाहर जा रहा है, सेलाइन वाटर जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही समझे हो। तो साथ साथ इसमें से पानी भी बाहर जा रहा है, ये भी समझना है, ठीक है भाई। So water is also going out of it side by side and water is entering into it containing salt. तो आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी यह जानने में केमिस्ट्री वाले काफी उत्सुक रहते हैं। तो हम मैथ्स के लोग उनकी मदद के लिए आते हैं कि लाओ भाई हम बता दे तुमको क्या रहेगी इसमें कंसंट्रेशन सॉल्ट की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, आप समझ सकते हो इसमें पहले से सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर अंदर भी आ रहा है लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, और सॉल्ट वाटर इसमें से बाहर भी जा रहा है, तो अंदर जो पानी में होगी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लगातार चेंज होती रहेगी। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस केस में मान लीजिए यहां पर क्या फंडामेंटल यूज करते हैं बेसिकली, rate of change of amount of salt in solution will be equal to the rate at which salt arrives, सही बात है। जिस रेट से सॉल्ट इसमें आता है माइनस रेट एट विच सॉल्ट लीव्स, रेट एट विच सॉल्ट या केमिकल सॉल्ट लीव्स, यानी कि जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा इन द सॉल्यूशन विल बी द रेट एट विच द सॉल्ट अराइव्स, जितने से आ रहा है और जितने से बाहर जा रहा है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इट विल बी a subtraction of the two, it will be a difference of the two। अब मान लो अंदर आने की जो रेट है वो V1 है, ठीक है, बाहर जाने की जो रेट है वो V2 है, बाहर जाने की रेट क्या है V2, तो हम वो भी देखेंगे क्या करना है, ठीक है, उसे अभी हम समझेंगे। तो जरा पहले एक बार पढ़ लो, केमिकल इन अ लिक्विड रन्स इनटू अ कंटेनर होल्डिंग द लिक्विड और गैस विथ पॉसिबली अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ केमिकल डिसॉल्व्ड एज वेल, यानी कि एक केमिकल लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में कंटेनर में आ रहा है जिसके अंदर पहले से कुछ लिक्विड भरा पड़ा है जिसमें पहले से कुछ केमिकल घुला हुआ है। यानी हमारे पास सॉल्ट वाटर है पहले से, अब उसमें हम और पानी डाल रहे हैं जिसके अंदर खुद सॉल्ट वाटर है लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। द मिक्सचर इज केप्ट यूनिफॉर्म बाय स्टिरिंग, लगातार हिला रहे हैं, एंड फ्लोज आउट ऑफ द कंटेनर एट अ नोन रेट, यानी साथ साथ उसमें से पानी बाहर भी जा रहा है किसी एक फिक्स्ड रेट से, जो हमने वहां V1 V2 लिखा। इन दिस प्रोसेस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल इन द कंटेनर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी केमिस्ट्री वाले यही चाहते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस लिक्विड के अंदर वो जानना चाहते हैं। तो उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है यह होगी, रेट एट विच केमिकल अराइव्स माइनस द रेट एट विच द केमिकल लीव्स। इज दिस क्लियर?
इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो यहां पर हम क्या निकालना चाहते हैं? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना उसके अंदर केमिकल है वह निकालना चाहते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो जैसे मान लेते हैं यहां पर वापस आते हैं, मान लेते हैं लेट अमाउंट ऑफ केमिकल, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मैं तो सॉल्ट लेके चल रहा हूं, लेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट टाइम टी, क्या मान ले, इज इक्वल टू वाई। मान लो इसके अंदर जो सॉल्ट है वो किसी टाइम टी पर वाई है, एंड लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट, लेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट टाइम टी इक्वल टू वी है ना। तो आप मुझे बताओ रेट एट विच सॉल्यूशन अराइव्स, वो क्या होगा सर? वो होगा किस रेट से आ रहा है सर? यह होगा ये तो हमें गिवन होगा एक तरीके से, ये तो हमें गिवन होगा रेट एट विच सॉल्ट अराइव्स, ये हमें गिवन होगा, क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। अराइव्स माइनस रेट एट विच सॉल्ट लीव्स। अब जरा सोचो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना इसमें है सर? वाई अपॉन वी कॉन्सेंट्रेशन है, और इंटू वी टू। जरा सोच के देखो, रेट एट विच सॉल्ट लीव्स, अभी इसके अंदर कितना सॉल्ट है? वाई बाय वी, यानी इतने ग्राम पर लीटर। ये है ग्राम, ये किसमें होगा? ग्राम में, और ये किसमें होगा? लीटर में। तो इतने ग्राम पर लीटर है, तो जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ग्राम पर लीटर आ जाएगा सॉल्ट, और इंटू वी टू मान लो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी बाहर जा रहा है, तो इंटू 5 करेंगे। दिस इज द रेट एट विच द सॉल्ट इज लीविंग द टैंक, दिस इज द रेट एट विच द सॉल्ट इज लीविंग द टैंक। और यहां होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वो हो जाएगा dy बाय dt। अब मान लो ये तो क्या हुआ? v लीटर पर मिनट हुआ, जिस गति से अंदर आ रहा है v लीटर पर मिनट, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन है C1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये कितना है? मान लो इसमें C1 है, तो कोई बता सकता है ये रेट क्या होगा? रेट एट विच इट लीव्स अराइव्स, C इंटू V1 माइनस y बाय v इंटू V2, ये हो जाएगा dy बाय dt। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, हो जाएगा। खोपड़ी के ऊपर से गया, समझ में आया तो नहीं भाई? कोई भी बात जो समझ में आई हो, या सारे खोपड़ी के ऊपर से गई? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन वो होगा रेट एट विच सॉल्ट अराइव्स माइनस द रेट एट विच सॉल्ट लीव्स। तो सॉल्ट किस रेट से बाहर जा रहा है? हमने कहा मान लो टी टाइम पर अमाउंट ऑफ सॉल्ट है y और पानी की वॉल्यूम है v, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? y बाय v। अब किस रेट से बाहर जा रहा है? v2 से। तो v2 से बाहर जा रहा है तो v2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यानी मान लो अगर मैं कहूं कि 1 लीटर में 5 ग्राम सॉल्ट मिला हुआ है और हर मिनट में 5 लीटर पानी बाहर जा रहा है, 1 लीटर में 5 ग्राम है, 1 लीटर में 5 ग्राम है ना? 1 लीटर में 5 ग्राम है, 1 लीटर में कितना है? 5 ग्राम सॉल्ट है। इसका जवाब देना, 1 लीटर में 5 ग्राम सॉल्ट है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 5 ग्राम पर लीटर, और 1 मिनट में 5 लीटर बाहर जा रहा है, तो बताओ कितना सॉल्ट बाहर जा रहा है? बताओ जल्दी भी, तेज खोपड़ी से सोच के। हाँ, इतनी कोई खास मुश्किल बात ना है, इतनी कोई खास मुश्किल बात ना है, इतनी कोई खास मुश्किल बात नहीं है, जल्दी से बताओ। मैंने क्या कहा? पानी में जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 5 ग्राम पर मिनट पर लीटर, और 1 लीटर में 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर जा रहा है, तो कितना गया बाहर? 25। ये तो सोचना ज्यादा मुश्किल ना है भाई। हाँ सर बिल्कुल सही। तो टाइम टी पर कितना सॉल्ट है? y, और कितने लीटर में? v लीटर में, तो y बाय v तो क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन। जैसे वहां 5 ग्राम पर लीटर, यह क्या हो गई? कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या हो गया? ये हो गया जिस गति से पानी बाहर जा रहा है, 5 लीटर पर मिनट, तो ये पूरा 25 हो गया, ये वो 25 है बेटा। y बाय v से मिली कॉन्सेंट्रेशन इंटू V2 आउटफ्लो रेट, दैट विल गिव यू द रेट एट विच द सॉल्ट गोज आउट। मेरे ख्याल से आप समझना मुश्किल ना है, क्योंकि इतना सॉल्ट v लीटर में घुला हुआ है, तो 1 लीटर में कितना सॉल्ट है?
y बाय वी जो मैंने अभी बताया 5 ग्राम पर लीटर, तो ये जैसे मान लो 5 और ये लीटर में हो तो 5 ग्राम पर लीटर तो ये हो गया, और स्पीड बाहर जाने की 5 लीटर पर मिनट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25 ग्राम सॉल्ट बाहर जा रहा है। ये समझने के लिए कोई आइंस्टाइन होना जरूरी नहीं है, छोटी सी बात है भैया, छोटी सी बात है। फिर उतने पर, फिर इसी तरीके से यहां पर जो पानी अंदर आ रहा है उसमें मान लो 2 ग्राम पर लीटर सॉल्ट है, 2 ग्राम पर लीटर सॉल्ट है, ये C1 है एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर C1 यह है, ठीक है। और पानी जो अंदर आ रहा है वो आ रहा है 3 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट। तो बताओ सॉल्ट कितने किस व्हाट इज द रेट एट विच द सॉल्ट इज अराइविंग इन द टैंक? बताओ भाई, अपनी तेज बुद्धि सोच के बताओ, किस रेट से सॉल्ट अंदर आ रहा है, किस रेट से? यानी 1 मिनट में कितना ग्राम सॉल्ट अंदर आ जाएगा, कितना ग्राम सॉल्ट अंदर आ जाएगा सर? वो होगा C1 इंटू V1, यानी 6 आ जाएगा सर, C1 इंटू V1 6 आ जाएगा। तो बस दोनों का जो डिफरेंस लिया बेटा उसको लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल सही, सिंपल है भैया, बहुत ज्यादा मुश्किल ना है, रॉकेट साइंस ना है। साइंस पढ़ने वाले बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। तो 6 से तो अंदर आ रहा है, 5 से 25 से बाहर जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस लिया, वो dy/dt हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट इन द लिक्विड। खत्म, इतनी सी बात है भैया, जिसको लेकर हम इतना बौखला हुए, ओ भाई पता नहीं क्या हो गया। अब क्लियर हो गया भाई, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो, अरे बोलो 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 बोलो, क्लियर हुआ? हाँ सर, अब क्लियर हो गया। क्लियर सर, क्लियर क्लियर सर, वेरी वेरी क्लियर। फिर दोनों को माइनस कर दो, रेट ऑफ चेंज आ गया। इतनी सी बात है भाई, मुश्किल लगा क्या भाई? इजी पीजी हो गया भाई। हाँ सर, तो -19 हो गया, यानी रिवर्स हो रहा है, यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन घट रही है, क्योंकि हमने रेट मेजर में पढ़ा था dy/dt नेगेटिव है, तो उसका मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन घट रही है। -15 आया, तो समझ गया भाई? अब चलो, अब जरा देखो एक क्वेश्चन, देखो उससे समझ में आ जाएगा तुमको, उससे समझ में आ जाएगा। अ टैंक इनिशियली कंटेन्स 100 लीटर ऑफ ब्राइन, ब्राइन का मतलब सॉल्ट वाटर, ऑफ विच इन विच 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट हैज बीन डिसॉल्व। यानी पहले से जो हमारे पास कंटेनर है उसमें 100 लीटर पानी में 50 ग्राम सॉल्ट घुला पड़ा है। कितने लीटर में? 100 लीटर पानी में, यानी इनिशियली एट टी बराबर 0, एट टी बराबर 0, है ना? जो हमारे पास सॉल्ट का मात्रा है वो 50 ग्राम है। सॉल्ट की मात्रा कितनी है? 50 ग्राम। y बराबर 50 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम है 100 लीटर, वॉल्यूम है 100 लीटर, 100 लीटर। फिर कह रहा है अ ब्राइन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम पर लीटर सॉल्ट रन्स इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। तो अब जरा समझो भावनाओं को, समझ में आएगी एक एक चीज, चिंता मत करना बिल्कुल भी। यहां पर यह है, फिर यह है, और फिर यह है। यहां पर यह पानी अंदर आ रहा है किस रेट से? 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट से आ रहा है। और इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है सर वह है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सर? 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है इसमें। और यहां पहले से पानी भरा पड़ा है इसके अंदर, यहां पहले से ब्राइन सॉल्यूशन है। फिर इसमें से ब्राइन सॉल्यूशन बाहर भी जा रहा है, किस रेट से? ये बाहर भी जा रहा है, किस रेट से? द मिक्सचर इज केप्ट स्टिरिंग एंड फ्लोज आउट एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट से बाहर भी जा रहा है भाई, ठीक है। समझ में आया भाई सवाल? समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जरा समझना, अब जरा समझना, हम क्या मान लेते हैं? लेट y बी amount of salt, amount of salt in liquid in container
एट टाइम टी बराबर एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो हमने क्या कहा, y क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन लिक्विड इन कंटेनर एट टाइम टी, यानी किसी टाइम टी पर जो सॉल्ट है, हाँ आंसर लिखे हुए मुझे पता है ना। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मान लो कंटेनर में कितने टाइम पर, किसी भी टाइम टी पर कितना सॉल्ट है, y सॉल्ट है, ठीक है, y सॉल्ट है। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ अराइवल रेट ऑफ सॉल्ट क्या होगा। सबसे पहला पार्ट, एट व्हाट रेट डज द सॉल्ट एंटर, चलो बताओ। ए पार्ट का आंसर, रेट एट विच सॉल्ट एंटर्स, रेट एट विच सॉल्ट एंटर्स, रेट एट विच सॉल्ट एंटर। तो भाई आपको ये समझ में आना चाहिए सॉल्ट किस रेट से आ रहा है सर, 5 लीटर प्रति मिनट से आ रहा है, 5 लीटर पर मिनट, 1 लीटर 5 लीटर पर मिनट, और उसमें जो सॉल्ट की मात्रा है वह है 2 ग्राम पर लीटर। तो बताओ कितना सॉल्ट आएगा सर, वो हो जाएगा 5 इंटू 2, तो आंसर हो गया 10 ग्राम पर मिनट, 10 ग्राम पर मिनट, यानी कि पानी में 10 ग्राम पर मिनट सॉल्ट बढ़ता जा रहा है, 10 ग्राम पर मिनट सॉल्ट बढ़ता जा रहा है। मुश्किल है क्या, हाँ 10 ग्राम पर मिनट सॉल्ट बढ़ता जा रहा है। फिर बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ब्राइन, वॉल्यूम ऑफ ब्राइन इन कंटेनर, इन कंटेनर एट टाइम टी, एट टाइम टी, यानी हमसे v की वैल्यू पूछ रहा है, यानी v की वैल्यू पूछ रहा है, वॉल्यूम एट टाइम टी पूछ रहा है। यानी जो हमने यहां अपने पिछले जो हमने आपको समझाया था, इसमें हमने क्या माना था, वॉल्यूम v लीटर है, वॉल्यूम एट टाइम टी कितना है, v लीटर, उसे v फंक्शन ऑफ टी लिखते हैं ऐसे, हाँ v फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो हमसे वो पूछ रहा है कितना पानी होगा टी टाइम पर। अब जरा सुनो, पानी कितने लीटर आ रहा है अंदर सर, 5 लीटर अंदर आ रहा है, 4 लीटर बाहर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी बढ़ रहा है सर, 0 पर तो था 100, फिर प्लस 1 इंटू टी, 5 से तो अंदर आ रहा है, 4 से बाहर जा रहा है 1 मिनट में, तो 1 लीटर हर मिनट में बढ़ रहा है, तो 100 प्लस टी हो गया। जरा देखो 100 लीटर पहले था एट टाइम टी बराबर 0, 100 लीटर पहले था, 100 लीटर पहले था, 5 से अंदर आ रहा है, 4 से बाहर जा रहा है, तो नेट कितना आ रहा है सर, 1 लीटर आ रहा है 1 मिनट में, तो टी मिनट में कितना आ जाएगा, 100 प्लस टी, सिंपल 100 प्लस टी, 100 प्लस टी, 100 प्लस टी। बात समझ में, 5 लीटर अंदर आ रहा है, 4 लीटर बाहर जा रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चेंज हो रहा है सर, 1 लीटर, है ना। ये बात समझ में आ गई, 100 प्लस टी, 100 प्लस टी, यस और नो। तो इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद सी पार्ट है, एट व्हाट रेट डज सॉल्ट लीव द टैंक, किस रेट से बाहर जा रहा है सॉल्ट, रेट एट विच सॉल्ट लीव्स द टैंक, सॉल्ट लीव्स द टैंक, लीव्स द टैंक, टैंक को किस रेट से छोड़ रहा है। तो किस रेट से छोड़ेगा, देखो यह होगा उसमें कांस्टेंट, पहले तो सोचो पानी किस रेट से बाहर जा रहा है, 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर 4 लीटर पर मिनट की रेट से बाहर जा रहा है, देख लो 4 लीटर पर मिनट की रेट से बाहर जा रहा है, और टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो तो चेंज होती रहेगी, टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो तो चेंज होती रहेगी, लेकिन हमें पता है टी टाइम पर सॉल्ट की अमाउंट कितनी मान रखी है हमने, बाय टी टाइम पर सॉल्ट की मात्रा कितनी मान रखी है हमने, एट टाइम टी कितना मान रखा है, y, और टाइम टी पर वॉल्यूम कितना है, 100 प्लस टी, तो यहां पर सॉल्ट की मात्रा कितनी होगी, y अपॉन 100 प्लस टी, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर। तो यह हो गया 4y अपॉन 100 प्लस टी,
100 प्लस टी। कई लोग सोच रहे हैं सर 2 ग्राम पर मिनट हो जाएगा। 2 नहीं होगा बेटा, वो तो इनिशियल है बेटा, वो तो इनिशियल है। ये तो y की इनिशियल वैल्यू है टाइम t बराबर 0। हमें तो एट टाइम t चाहिए। ये तो जो आप बोल रहे हो ना 2 ग्राम पर लीटर, है ना, वो भी आधा आएगा, हाफ ग्राम पर लीटर आएगा, और वो भी t बराबर 0 पर आएगी कॉन्सेंट्रेशन। वह भी t बराबर 0 पर आएगी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो दोबारा समझ लो भाई, दोबारा समझ लो भाई, एक बार फिर से प्रयास कर लेते हैं समझाने का। यहां पर कंटेनर है, इसके अंदर सॉल्ट कंटेनिंग वाटर है, इसके अंदर V1 लीटर पर मिनट की रेट से पानी डाला जा रहा है, जिसके अंदर सॉल्ट की मात्रा C1 ग्राम पर लीटर है, C1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो मुझे बताओ सॉल्ट किस रेट से अंदर आ रहा है। सर 1 मिनट में V1 लीटर पानी अंदर आ जाएगा, और 1 लीटर में C1 ग्राम सॉल्ट है, तो कितना सॉल्ट अंदर आएगा सर C1 V1। ये हो गया इसका अराइवल रेट, यानी रेट एट विच इट अराइव्स C1 V1। दिस इज द रेट एट विच इट अराइव्स। अब यहां पर जो बाहर जा रहा है पानी, वह रेट है V2 लीटर पर मिनट, V2 लीटर पर मिनट। लेकिन घड़ी घड़ी, क्योंकि इसमें पानी डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी। कॉन्सेंट्रेशन जो स्टार्टिंग में होगी क्या वही रहेगी? नहीं रहेगी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मान लेते हैं कितना सॉल्ट है Y, और उस समय पानी की वॉल्यूम कितनी है VT। तो अगर मुझे T टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो Y बाय V करना पड़ेगा। ये तो हो गई कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया C2। ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया C2, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। और किस रेट से बाहर जा रहा है? V2 रेट से बाहर जा रहा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हुआ रेट एट विच इट लीव्स, जितने रेट से बाहर जा रहा है सॉल्ट। दोनों को माइनस किया, ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट इन वाटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना। यानी कुल मिलाकर आपको क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन इनटू आउटफ्लो रेट। यानी क्या याद रखना है? सिर्फ एक चीज ये याद रखनी है, अराइवल रेट क्या होगा? अराइवल रेट, अराइवल रेट क्या होगा सर? अराइवल रेट होगा कॉन्सेंट्रेशन इनटू इनफ्लो रेट, कॉन्सेंट्रेशन इनटू इनफ्लो रेट। इनफ्लो रेट का मतलब जिस गति से पानी अंदर आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जिसमें सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, और डिपार्चर रेट, डिपार्चर मतलब लीविंग रेट, कितने रेट से बाहर जा रहा है, किस गति से, तो वो होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनटू आउटफ्लो रेट, इनटू आउटफ्लो रेट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट। सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट in solution will be equal to arrival rate minus departure rate, arrival rate minus departure rate, departure rate। बस इतना सा है और कुछ नहीं है इसके अंदर, इतनी सी बात है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब गणित है। ये बात है, ठीक है। अगर लीविंग रेट ज्यादा होगा, डिपार्चर रेट ज्यादा होगा, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी। अगर ये ज्यादा होगा तो बढ़ती चली जाएगी। सिंपल है। अब जो हम सवाल कर रहे थे, उस सवाल में हमें कह रखा था उसके अंदर 100 लीटर पहले से है पानी, और उसमें 50 ग्राम सॉल्ट घुला पड़ा है। तो T बराबर 0 पर 50 ग्राम सॉल्ट है, क्योंकि हमने क्या माना? Y है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सॉल्ट की मात्रा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सॉल्ट की मात्रा कितनी मानी? Y। तो T बराबर 0 पर सॉल्ट कितना है? 50 ग्राम। उस समय वॉल्यूम कितनी है? 100 लीटर, है ना। T बराबर 0 पर शुरुआत में वॉल्यूम कितनी है? 100 लीटर वॉल्यूम है शुरुआत में। अब क्या किया? टूटी खोल दी, पानी आना शुरू हुआ, पानी जाना शुरू हुआ। तो सबसे पहला पार्ट है, बताओ किस रेट से सॉल्ट अंदर आ रहा है। तो 5 लीटर पर मिनट से अंदर आ रहा है, और उसमें 2 ग्राम पर लीटर सॉल्ट घुला हुआ है। तो कितना रेट में, कितने मिनट, 1 मिनट में कितना सॉल्ट अंदर आ गया? 5 दूनी 10, 10 ग्राम अंदर आ रहा है 1 मिनट में, 10 ग्राम 1 मिनट में अंदर आ रहा है। इतना सी बात। फिर दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ ब्राइन इन कंटेनर। अब पूछा है कि टी टाइम पर इसमें कितना पानी बचेगा। तो शुरुआत में कितना पानी था? 100।
100 लीटर पानी था। भाई कितना पानी तो अंदर डाल रहा 1 मिनट में? सर 5 लीटर डाल रहा। निकाल कितना रहा भाई? 4 लीटर। तो 1 मिनट में कुल मिलाकर कितना पानी बढ़ रहा अंदर? सर 1 लीटर। 1 मिनट में 1 लीटर पानी बढ़ रहा है सर अंदर। तो टी मिनट में कितना बढ़ जाएगा भाई? सर टी इंटू 1। और पहले कितना था? सर 100 था। तो अब कितना हो जाएगा टी टाइम के बाद? 100 प्लस टी। इतनी सी बात, खोपड़ी के तार तार हिले लोगों के। अब बनना को इंजीनियर बना गए IIT से। क्या को इंजीनियर बना गया IIT से भाइयों। 5 से अंदर जा रहा, अंदर आ रहा, और 4 से बाहर जा रहा। तो कितना बचा? सर 1 लीटर मिला 1 मिनट में। तो भाई टी टाइम में कितने लीटर बन जा? सर टी 100 टी इंटू 1, और 100 पहले से था, तो 100 प्लस टी ना हो जाएगा? अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा सरस्वती 40 का पाठ किया करो तुम। फिर इसके बाद रेट एट विच सॉल्ट लीव्स द टैंक। अब उसने पूछा सी पार्ट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना सिखाऊं मैंने, है ना? इसको सोच रहा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख देगा, यहां बहुत बड़ा हो जाएगा, A1 V1 बराबर A2 V2। वो भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए होल्ड करे, ऐसा ना होल्ड करता किसी भी लिक्विड के लिए। समझ रहा है? वेंचुरी मीटर तो पढ़ा होगा तुमने। अब जरा यहां आ जाओ। रेट एट विच सॉल्ट लीव्स द टैंक। रेट एट विच द सॉल्ट लीव्स द टैंक। अब जरा समझना, यहां से 4 लीटर पर मिनट पानी बाहर जा रहा है। उस समय हमने माना वॉल्यूम कितनी है पानी की? 100 प्लस टी हमें पता है, टी टाइम पर बी पार्ट में निकाल के आए। और कितना सॉल्ट है? Y सॉल्ट है। तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? Y अपॉन 100 प्लस टी। Y अपॉन 100 प्लस टी। Y अपॉन 100 प्लस टी। तो y अपॉन 100 प्लस टी तो होगी कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया हमारा C2। ये होगी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t क्यों? क्योंकि टी टाइम पर इतना सॉल्ट है और इतना वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। और किस रेट से बाहर जा रहा है? 4 लीटर पर मिनट। दोनों को मल्टीप्लाई किया, रेट एट विच इट लीव्स। ये हो गया भाई। हाँ सर यह हो गया। यह क्लियर हो गया? हाँ सर यह क्लियर हो गया। अब इसके बाद डी पार्ट है दोनों का। व्हाट डज डी पार्ट से? डी पार्ट सेज write the differential equation for this process. So what is the rate of change? This implies rate of change of amount of salt. Rate of change of amount of salt at time t. Rate of change of salt at time t वो हो जाएगा अराइवल रेट। अराइवल रेट क्या है भाई? अराइवल रेट ये रहा 10 माइनस 4y अपॉन 100 प्लस टी। और किसका रेट ऑफ चेंज है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट का। अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना माना था? सर y माना था। रेट ऑफ चेंज कैसे मिलेगा? सर dy बाई dt मिलेगा। तो dy बाई dt बराबर दिस। बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ सर यह बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। Is this clear? Yes sir, now it is a differential equation. Now since it is a differential equation, this is a LD, you can easily make out that it is a differential equation which is linear. dy by dt माइनस का हो गया प्लस 4 अपॉन 100 प्लस टी इंटू वाई इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 10। इज इक्वल टू 10। अब आप क्या करें सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। भाई एक बार देख लो अच्छे से, ये आ गया। हाँ सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। हाँ सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। वो क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, लेकिन यहां क्या होगा? पी डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है। तो 4 अपॉन 100 प्लस टी डी टी, इसका हो गया ई की पावर 4 ln ऑफ 100 प्लस टी, और यह हो गया ई की पावर ln ऑफ 100 प्लस टी की पावर 4। तो ये सीधा धरती पर आ गया 100 प्लस टी की पावर 4। ये आ गया भाई। ये क्लियर है? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर है? हाँ सर ये है क्लियर है। अब जरा देखिए, अब जैसे ये आया तो अब ये होगा y इंटू 100 प्लस टी की पावर कितना? 4। सॉल्यूशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू, है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू 10 इंटू 100 प्लस टी की पावर 4 का इंटीग्रल डी टी प्लस सी। तो ये हो गया y इंटू 100 प्लस टी की पावर 4 10/5 यानी कि 2 100 प्लस टी की पावर 5 प्लस सी। ये आ गया। हाँ सर यही हुआ भाई, क्लियर हुआ? हाँ सर ये क्लियर हो गया। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब जरा देखें इसको, अगर हम डिवाइड कर दें, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 100 प्लस टी से, तो y आ जाएगा 2 इंटू 100 प्लस टी प्लस सी अपॉन 100 प्लस टी की पावर 4। 100 प्लस टी की पावर 4 ये आ गया। अब एट टाइम t बराबर 0 y बराबर 50 ग्राम था, दे रखा था भाई उसने, है ना, लिख रखा था। क्या लिख रखा था? एट टाइम t बराबर 0 y बराबर 50 था। हाँ सर, तो पुट करो भाई, t बराबर 0 y बराबर 50, तो 50 बराबर 200 प्लस सी अपॉन 100 की पावर 4। तो यानी कि c बराबर -150 इंटू 100 की पावर 4। देख लो भाई यही आ रहा है। हाँ सर, तो इधर से और इधर से y बराबर 2 इंटू 100 प्लस टी माइनस 150 इंटू 100 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टी की पावर 4। जरा चेक करो यही आएगा, जरा चेक करो यही आएगा क्या? t बराबर 0 पर यह 50 था। हाँ सर यही हो गया। एक बार जरा देख लो भाई। हाँ कुछ गड़बड़ हो तो बता देना यार। 100 प्लस टी, ठीक है सर, बिल्कुल यही आ रहा है, सेम टू सेम आंसर आ रहा है। ये आ गया भाई अपने पास। चलो अब क्या होगा, अब इससे फायदा क्या हुआ? मान लो बेचारा कोई केमिस्ट्री वाला आदमी है, मैथ आती नहीं थोड़ी बहुत, है ना, अक्सर केमिस्ट्री वालों को वैसे तो आती है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मान लो उसको चाहिए टी बराबर हाफ एन आवर पर या 30 मिनट्स के बाद उसमें कितना सॉल्ट बचेगा, तो उसमें टी को 30 रखो, सॉल्ट निकाल लो। कोई कहे 20 मिनट बाद कितना सॉल्ट बचेगा, टी को 20 रखो, वाई निकाल लो, काम खत्म। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, यह बात क्लियर हो गई। क्लियर बात? हाँ सर यह बात क्लियर है। बेटा अब एक सवाल तुम कर लेना ऐसा ही, एक सवाल तुम कर लेना बेटा ऐसा ही। कैसा? ऐसा जो हम करता रहे हैं, ये वाला सवाल आप खुद कर लेना। A storage tank contains 2000 liters of gasoline which initially has 100 grams of additive dissolved। तो बेटा ये TAH, इसका आंसर भी दे दिया हम यहां पर, ठीक है, TAH1। तो कभी मतलब हो जाए ऐसा कि कहीं आ जाए इस तरह का सवाल तो कर लेना, ठीक, कर लोगे भाई? हाँ भाई ये चमक गया। अब आते हैं ट्रेजेक्टरी पर, अब आते हैं ट्रेजेक्टरीज पर। ट्रेजेक्टरी, ट्राजेक्टरी क्या होती हैं? ट्राजेक्टरी क्या होती हैं? हाँ बैक्टीरिया ग्रोथ वाले सवाल भी ऐसे ही कर सकते हैं, है ना, वो भी दे देंगे बेटा क्वेश्चन। हाँ बैक्टीरिया ग्रोथ वाले बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। बैक्टीरिया ग्रोथ वाले सवाल इनको लग रहा कि अलग, उसमें कुछ अलग होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ में कुछ अलग होगा, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ अलग होगा, हाफ लाइफ में कुछ अलग ही होगा, इनको ऐसा लग रहा, गणित अलग लगेगी। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं दुनिया में। एक बार मैं 11th में पढ़ा रहा था, है ना, ऑफलाइन में, ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, इन्हें लग रहा कि पता नहीं बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, क्योंकि कहीं देख लिया हो ना बैक्टीरिया बैक्टीरिया, तो लग रहा होगा बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन तो कराए नहीं सर ने, बैक्टीरिया वाले तो। ऐसे ऐसे मूर्ख है दुनिया में। एक बार मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाया ट्रिग्नोमेट्री में, एक लड़का खड़ा हो, बोले सर मैथ में भी सेम होता है साइन ए प्लस बी, फिजिक्स वाला ही फॉर्मूला लगता है यहाँ भी। मैं हाँ सेम होता है, सेम होता है, यहाँ भी सेम होता है।
यहां भी सेम होता है, यहां भी सेम होता है। ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं दुनिया में। एक दिन मेरे एक लड़के को खड़ा किया, मैंने हाँ भाई तू खड़ा हो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बता। साइन टू थीटा का लड़का कहता साइन टू थीटा का फॉर्मूला ये तो आप बताए नहीं। मैंने क्यों, कल तो पढ़ाए थे डबल एंगल फॉर्मूला सारे। बोले हाँ बताए थे, साइन टू ए बताया था, टू साइन ए कॉस ए होता है, साइन टू थीटा तो पढ़ाया नहीं आपने। आपने साइन टू ए पढ़ाया था, टू साइन ए कॉस ए वो याद है, मैं साइन टू थीटा थोड़ी ना बताया आपने। मैं चल अच्छा साइन टू भी बता। बोले वो कैसे बता दूं, साइन टू ए बताया था आपने तो बी वाला थोड़ी ना बताया। मैंने हाँ बात तो सही है बेटा, गलती तो हमारी है। इंजीनियर बना दो सबका आईआईटी से, सबका आईआईटी से इंजीनियर बना दो। तो ऐसे ही दो चार चौम यहाँ भी हैं। बैक्टीरिया वाले सवाल, हो बैक्टीरिया वाले सवाल। अब जरा यहाँ आ जाओ भाई। अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर, अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर, ट्राजेक्टरी क्या होती है? कट्स विच, अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली अकॉर्डिंग टू अ गिवन लॉ इज कॉल्ड ट्राजेक्टरी। कुछ लॉ गिवन होगा कि वो हर मेंबर को किसी एक तरीके से काट रही होगी। इट कट्स इट ऑर्थोगोनली, इट कट्स इट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना, कुछ ऐसा दे रखा होगा। तो इस केस में यहां पर आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी पहली चीज। तो ट्रेजेक्टरी क्या होती है? एक ऐसी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ, यानी कुछ ना कुछ कंडीशन गिवी, भाई ऐसे काटेगी, इसको ऐसे काटेगी ना, कुछ कह रखा होगा क्वेश्चन में। लेकिन यहां इतने हमें डीप में नहीं जाना, क्योंकि हमें तो सिर्फ ट्रेजेक्टरी पढ़नी है, वो भी स्पेशल टाइप की ट्रेजेक्टरी जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो हमें मेन मुद्दा है हमारा ये है पढ़ना। लेकिन उसके पहले हमने आपको बताया ट्रेजेक्टरी क्या है। ट्रेजेक्टरी एक ऐसी कर्व है जो गिवन सेट ऑफ कर्व्स को एक गिवन लॉ के अनुसार काटती है, जैसे कि आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी। आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब हुआ कि कोई कहे कि एक कर्व हर फैमिली मेंबर को 90 डिग्री के एंगल पे काटे या 45 डिग्री के एंगल पर काटे, तो ऐसा वो जो कर्व होगा वो आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाएगा। 2 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्या है ये, मैं समझ जाता हूं, क्योंकि बच्चे हो थोड़ा दिक्कत आती है समझने में, है ना। तो चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये हम अपनी अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास सर्किल है भाई, सर्किल, हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल की फैमिली है पूरी, सर्कल का हंसता खेलता परिवार, मासूम सा परिवार, कोसेंट्रिक फैमिली ऑफ सर्किल्स है बेटा। हाँ सर, कोसेंट्रिक फैमिली ऑफ सर्किल्स है बेटा ना। हाँ ये देखो बेटा, ये है, देखो, अले बाबा बाबा। हाँ सर, अब यह फैमिली ऑफ सर्किल्स है भाई, ये क्या है? फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ये फैमिली है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब सबके सेंटर सेम है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अब अगर आपको पता है, अगर एक लाइन बनाई जाए जो कि इसके सेंटर से गुजर रही हो, जो कि कहां से गुजर रही हो? इसके सेंटर से, तो वह लाइन इसके हर फैमिली मेंबर को कट करेगी। हाँ सर, कट करेगी। और कैसे कट करेगी सर? 90 डिग्री पर कट करेगी। इट विल कट इट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे? आप देख लो, आपको पता है दो कर्व कैसे कट करती हैं, वो हमने एओडी में पढ़ा था, किस एंगल पे कट करती हैं सर? पहली कर्व पर टेंजेंट बनाते हैं और दूसरी कर्व पर टेंजेंट बनाते हैं और उनके बीच का एंगल नाप लेते हैं, वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे ये पहली कर्व और यह दूसरी कर्व, इन दोनों कर्व पर हमने क्या बनाई? टेंजेंट बनाई, इन दोनों के बीच का एंगल नाप लिया, वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा C1 और C2 का, है ना, थीटा। अब यहां पर जो ये लाइन है ये सर्कल के सेंटर से जाती है, तो सर्कल पर टेंजेंट बनाई, लाइन पर टेंजेंट बनाई, लाइन पर टेंजेंट तो खुद ही बनेगी, एवरी लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ। इनके बीच का एंगल कितना हुआ सर? 90 डिग्री। यहां कितना हुआ? 90 डिग्री। यानी ये हर मेंबर को कैसे काटेगी सर? हर मेंबर को यह परपेंडिकुलरली या ऑर्थोगोनली काटेगी। तो यह क्या हो गई? ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हो गई। क्यों? क्योंकि यह लाइन इस फैमिली के हर मेंबर को काटती है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एंगल पर। तो ऐसी ट्रेजेक्टरी को हम बोलते हैं आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी, एक फिक्स्ड एंगल पर काटे। और अगर वो एंगल 90 डिग्री हो तो हम उसे कह देते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो यह लाइन क्या हो गई? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गई। तो व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज अ कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी।
क्लियर हुआ? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है एक ऐसी कर्व जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के हर मेंबर को काटे। कैसे काटे? 90 डिग्री पर काटे, ऑर्थोगोनल हो। तो ऐसी फैमिली ऑफ, ऐसी जो कर्व है वो क्या कहलाती है? वह कहलाती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है बेटा, अब समझ में आता। अब यह हो गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। हमारे मतलब कि सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि अभी हम छोटे हैं, क्लास 12th में हैं, सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ही हमारे सिलेबस में, बल्कि देखा जाए तो वो भी सिलेबस में है नहीं, हम पढ़ा रहे हैं आपको। थोड़ा बहुत जान लो कि क्या होता है, कभी कहीं आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं IIT JEE में तो आपको बिट्स का पेपर भी देना है, और भी स्टेट बोर्ड्स अपने स्टेट एग्जाम्स देने होंगे, तो हो सकता है जैसे VIT देना हो सकता है, तो वहां पर ये चीजें पूछ ली जाए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं पर भी मात ना खाए। ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक बात। 90 डिग्री पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अगर कुछ और एंगल हो तो हम उसे कहेंगे आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। क्या कहेंगे? आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। और अगर कुछ और ही हो कि भाई कुछ कंडीशन दे रखी हो कि ऐसे काटे वैसे काटे, तो हम उस केस में उसे सिर्फ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर, यह हमारी फैमिली ऑफ सर्कल्स। सर्कल की फैमिली की इक्वेशन क्या होगी? फैमिली ऑफ सर्कल्स सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है भाई? हाँ सर। अब अगर मैं, ये सर्कल कहां सेंटर्ड है? मान लो 0 0 पर सेंटर्ड है। ये सर्कल कहां सेंटर्ड है? 0 0 पर सेंटर्ड है। फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट 0 0। सो दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट 0 0। और ये हमारी फैमिली ऑफ, ये हो गई हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है भाई यहां पर? सर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री अपने पास है ये लाइन जो ओरिजिन से जा रही है। तो वैसे तो हमें इसकी इक्वेशन पता चल गई है, y इक्वल टू एम एक्स होगी, y इक्वल टू एम एक्स होगी। ये होगी इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे मिलेगी वो देखते हैं। ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो गई। ठीक है, अब जरा देखें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालने के लिए हम पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। इसकी डी कैसे निकालेंगे? सर डिफरेंशिएट कर दो तो x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। ये क्या बन गई? डीई ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। डीई ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स, डी ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये बन गई भाई? हाँ सर। सीधा सीधा एक बार डिफरेंशिएट किया, ये अपने आप ही मर गया, तो कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये आ गई डी। अब जरा सोचो व्हाट डज डिफरेंशियल इक्वेशन गिव? डिफरेंशियल इक्वेशन देता है इस फैमिली ऑफ कर्व में किसी भी पॉइंट पर x, y और उस पर बनी हुई टेंजेंट के स्लोप के बीच का रिलेशन, है ना? हाँ सर। ठीक है, ये क्या देता है? यह देता है किसी भी पॉइंट पर x, y, मान लो ये पॉइंट है या फिर यहां कहीं पॉइंट है x, y, और उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी उसका जो स्लोप होगा वो यहां से मिल जाएगा। मान लो ये पॉइंट है 1, 2, तो उसमें 1, 2 निकालेंगे और dy बाई डी एक्स 1, 2 डालेंगे और dy बाई डी एक्स निकालेंगे, वो आएगा -12। यानी इस पॉइंट पर बनी हुई टेंजेंट का स्लोप -12 होगा। सो यहां पर dy बाई, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इट गिव्स यू अ रिलेशन बिटवीन the point x, y on any member of the family and the slope of tangent drawn to that curve at that point। यानी कि यहां 1, 2 अगर इसमें डालता हूं तो यहां पर बनी हुई टेंजेंट का जो स्लोप है वो मुझे यहां से मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स मी। मान लो मैं x, y यहां लेता हूं, मान लो मैं यहां पर ये ले लेता हूं x, y। अब ये x, y इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा यहां से dy बाई डी एक्स। हाँ सर। तो मुझे एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी कर्व चाहिए जो इसको 90 डिग्री पर काटती हो। तो उसके लिए x और y तो सेम रहेंगे, बस उसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा क्या? तो उसका, अब मैं अगर लिखूं डी ऑफ OT, ऑर्थोगोनल कर्व्स, डी ऑफ OT कैसे मिलेगा? डी ऑफ OT सर x प्लस वाई, सर x और y तो सेम रहेगा, बस उसका dy बाई डी एक्स फॉर द कर्व इंटू dy बाई डी एक्स फॉर OT बराबर कितना होगा? OT मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, -1। तो यहां से dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व
dy by dx for curve will be equal to -1 upon dy by dx for OT। हाँ सर, तो अगर मैं इसकी जगह पर ये कर्व का dy by dx इसकी जगह पर ये रख दूं -1 अपॉन dy by dx, अब ये किसका डिफरेंस, अब ये क्या बन गया सर, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के ऊपर xy और उसका dy by dx के बीच में रिलेशन आ गया, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किसकी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यह डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किसकी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ओटी की। अब जरा देखो, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ओटी की क्यों बन गई, क्योंकि अब जो ये -1 अपॉन dy by dx है, ये किसका dy by dx है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का dy by dx है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का dy by dx है, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का dy by dx है, ठीक है भाई। हाँ सर, तो ये हो गया x dy by dx माइनस y बराबर 0। हाँ सर, अब देखो इसको सॉल्व करें, गणित देखो क्या मस्त चीज है, देखो आप यहां से क्या आएगा सर, यहां से आएगा x dy by dx माइनस y बराबर 0, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू, नहीं, माइनस dx अपॉन x वेरिएबल सेपरेबल बराबर 0, इंटीग्रेट करो ln mod y माइनस ln mod x बराबर ln c। हाँ सर, तो y बाय x का मॉड इज इक्वल टू c, तो y इज इक्वल टू mx कह दूं। हाँ सर, क्यों, यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस c इंटू एक्स, तो y इक्वल टू mx आ गया, ये बन गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। देखो गणित क्या कह रहा है कि y इक्वल टू mx एक ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस होगी जिसका हर मेंबर इसके हर मेंबर को 90 डिग्री पर कट कर रहा होगा, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गई। हाँ, ये क्या हो गई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है, सबसे पहली चीज, अगर आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो फैमिली ऑफ कर्व्स की, फिर वहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें जो dy by dx है उसकी जगह पर रख दो -1 अपॉन dy by dx, उसकी जगह पर क्या रख दो, -1 अपॉन dy by dx। अब क्योंकि -1 अपॉन dy by dx, ये जो dy by dx है, अब ये किसका स्लोप है सर, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए स्लोप लिखा गया, ये किसके लिए लिखा गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए स्लोप लिखा गया, ये किसके लिए लिखा गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए स्लोप लिखा गया। और x, y कहां है सर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पर भी है, तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y ऑन OT and its dy by dx, so therefore it is nothing but now it is the differential equation of ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ध्यान से सुनिए मेरे लफ्ज, पढ़ने वाले बच्चों ध्यान से सुनिए, बारीकी समझिएगा, यह डिफरेंशियल इक्वेशन थी फैमिली ऑफ कर्व्स की, क्योंकि यह उस पर लाई करने वाले एक्स वाई और उसके dy by dx के बीच में रिलेशन था, इसलिए यह फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लेकिन जैसे ही मैंने dy by dx की जगह -1 अपॉन dy by dx लिखा, तो ये जो x, y है ये OT पर भी है और फैमिली ऑफ कर्व्स पर, तो ये अब dy by dx, ये जो x, y है, x और y है, ये OT पर पॉइंट है। हाँ सर, ये OT पर पॉइंट है, और dy by dx भी किसका है सर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का, यानी ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के x, y और उसके dy by dx के बीच का रिलेशन है, इसलिए अब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी बन गई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। तो और इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिलेगी, और आपने अपनी आंखों से देखा यहां हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल भी रही है, y इक्वल टू mx। हाँ, और अगर हम, ये बात क्लियर है, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो कुल मिलाकर अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी तो क्या करेंगे, देखो, लेट दिस बी फैमिली ऑफ कर्व वेयर ए इज अ पैरामीटर, डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो फैमिली ऑफ कर्व्स का, फिर क्या करो, इस y डैश की जगह, y डैश क्या है, dy by dx है, y डैश क्या है, dy by dx है, तो ये क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फैमिली ऑफ कर्व्स की, x, y और dy by dx के बीच में रिलेशन। फिर y डैश को रिप्लेस कर दो -1 अपॉन dy by dx से, अब क्या बन गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई OT की। अब इसे सॉल्व कर लो, OT आ गया तुम्हारे पास, इसे सॉल्व कर लो, OT आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा ये क्वेश्चन देखो,
फाइंड ओटी ऑफ फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स। इस फैमिली के लिए ओटी निकालनी है। कैसे निकालें? यानी इसकी पहले डी निकाल लो। क्या आएगी? 2x माइनस 2/3 y dy बाय dx बराबर 0। ये बन गई। यानी कि x माइनस वाई बाय 3 dy बाय dx बराबर 0। अब क्या करें? ये क्या बन गई? डीई ऑफ कर्व, डीई ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। ये एक तरीके से हाइपरबोला की फैमिली है ना? हाँ, हाइपरबोला की फैमिली है, ये है। अब आप क्या करो? रिप्लेस कर दो। किसको रिप्लेस कर दो? रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाय -1/dy बाय dx। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस y/3 dy बाय dx बराबर 0। यानी x dy बाय dx प्लस y, बचाओ तो 3 भी लगा लो, है ना? 3 dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। यानी कि 3 dy अपॉन y प्लस डी एक्स अपॉन एक्स बराबर 0। जरा देखो भाई, यही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? यह बात क्लियर हो गई? इज दिस क्लियर टू ऑल? ये बन गया। ठीक। अब जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करोगे, जैसे ही आप अब इसे इंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास क्या आ गया? 3 ln mod y प्लस ln mod x बराबर ln c। तो आप इसे लिख सकते हो एक्स वाई क्यूब बराबर के। समझ गए? एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, उसकी के रख दो, तो ये आ गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। यानी अगर तुम ग्राफिंग, आपके पास एक ग्राफिंग ऐप हो, उस पर आप ये फैमिली ऑफ हाइपरबोलास कंस्ट्रक्ट करो, और फिर यहां पर ये फैमिली कंस्ट्रक्ट करो, है ना? मान लो एक हाइपरबोला, जैसे यहां तुमने 2 रख दिया तो एक हाइपरबोला मिल जाएगा। फिर यहां मान लो तुमने 1 रख दिया तो एक कर्व मिल जाएगी। अब तुम जब ये कर्व बनाओगे ना, ये कर्व उस मेंबर को जहां भी काटेगी वहां पर टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, वहां पर टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। हाँ, बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम यहां पर, जैसे कई बार कई एप्स में क्या होता है, ए को स्लाइडर के रूप में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ए को स्लाइडर के रूप में ऐड कर दो, या ए रहने दो, ए को कुछ भी रख दिया, 1 रख दिया, तो एक हाइपरबोला बन गया। और फिर यहां पे 1 या 2 कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा वो रख दो। तो यहां से जो कर्व बनेगी और जहां ये कर्व बनेगी, दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होगा। चाहे तुम ए को कुछ भी रख लेना, चाहे के को कुछ भी रख लेना। ठीक है, ये बात समझ में आई? यह बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक। इसी तरीके से, इसी तरीके से ये पहला हो गया। अब जो दूसरा वाला पार्ट है tan x प्लस सी, क्या तुम इसकी ओटी निकाल सकते हो खुद से? क्या तुम इसकी ओटी निकाल सकते हो खुद से? कैन यू फाइंड आउट द ओटी फॉर दिस योर सेल्फ? क्या इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हो खुद से? हाँ या ना? ओटी निकाल सकते हो खुद से? ठीक है, ठीक। आप चाहो तो देख सकते हैं, ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलो, अब ये बाकी के टीएच ले लो, बाकी आप खुद करेंगे। सो ऑल दीज एट होम, ट्राई दीज एट होम, TAH1। तो सिंपल सा काम क्या करना है? यही करना है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक। चलो, यहाँ आंसर्स भी दे रखे हैं, इसीलिए हमने, अब समझ में आंसर क्यों लिख रखे हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो हमने आपको पढ़ाए थे, याद है ये? हाँ सर, कुछ तो याद आ रहा है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। बताओ भाई क्या होगा इसके लिए? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये लिखा हुआ है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई
माइनस वाई डी एक्स। हाँ भाई बोलो क्या किया जाए। सर यह है तो लिखा है डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई नहीं, डी ऑफ एक्स वाई नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। हाँ सर, और यहां पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यहाँ प्लस है यार मेरे ख्याल से, यहाँ प्लस कर लो, ठीक है। ये तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है। सर ये लिखा है डी ऑफ एक्स वाई, ये क्या लिखा है डी ऑफ एक्स वाई। तो अब अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी, काम खत्म, एक्स वाई प्लस सी, काम खत्म, ठीक है। और चाहो तो पोलर फॉर्म में करके भी कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया। दूसरे वाला बताओ, दूसरे वाला, दूसरे वाला, पहला तो हो गया, दूसरा बताओ अब जरा, दूसरे का क्या करोगे, यह कैसे करोगे। तो सेकेंड वाला अगर देखा जाए, इफ यू लुक एट द सेकेंड पार्ट, इफ वी लुक एट द सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में क्या करें भाई, बताओ जल्दी से अब, अमॉन टेल मी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सर हम कर सकते हैं, यह लिखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, फिर इसमें नीचे एक्स स्क्वायर लगा देते हैं और एक एक्स स्क्वायर यहां लगा रहने देते हैं। अब जरा पहचानो ये क्या बन गया सर, ये बन गया डी ऑफ वाई बाई एक्स, डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा सर, वाई बाई एक्स, और ये क्या हो गया सर, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। चलो अब थर्ड वाले पर आ जाओ, इसमें बताओ क्या किया जाए। थर्ड वाले पर, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में क्या करें, व्हाट शुड वी डू इन द थर्ड वन। फिर ये लिखा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई डी वाई। सर ये तो प्रीटी इजी, ये लिखा है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन वाई डी वाई, इंटीग्रेट करो, ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई प्लस सी, ये आ गया फोर्थ, यही हुआ। पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेट अवे इसको कहीं को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल से करें तो बेटर है और भी। अब जैसे ये वाला है, इसका बताओ इसका क्या करा जाए। तो अगर इसको करना है तो ये तो और अच्छा हो जाएगा, एक्स डी वाई, सर ये हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स क्या बन गया, तो डी ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, पहले मैं पूरा ही लिख लूँ पूरा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है भाई। तो नाउ लेट अस ट्राई दिस, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दें, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना देने के लिए, ये ठीक है भाई। हाँ सर, तो चलो आओ ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई दिस। अब बताओ इसको क्या करें। सर ये बन गया डी ऑफ एक्स वाई, और दूसरा क्या बन जाएगा, सर डी ऑफ एक्स वाई बन गया, दूसरा बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0, ऐसे लिख दें। बिल्कुल सर, ये क्या बन गया सर, ये बन गया एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये बन गया डी ऑफ वाई बाई एक्स, और यहां है डी ऑफ एक्स वाई। अब डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर और साथ में डी ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू 0, जरा देखो, ठीक है, जरा देख लो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया भाई हमने इसको, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आ गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने। अब ये क्या बन गया सर, ये बन गया माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस वाई बाय एक्स बराबर सी, खत्म, आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ भाई ऐसा क्या डाउट आ गया भाई इसमें, बोल दो भाई। तो -1 बाई डी वाई डी एक्स की डिफरेंशियल कैसे हुए,
भाई हमने आपको बता दिया, इतनी बार तो बोल के बता दिया कि x कॉमा वाई जो पॉइंट था वो कर्व पर भी है और ओटी पर भी है, ऐसा ले सकते हैं हम, इंटरसेक्शन पॉइंट ले सकते हैं x कॉमा वाई को। तो जो x कॉमा वाई है वो ओटी पर भी है, और जो -1/dy/dx, वो जो नीचे dy/dx लिखा है वो किसका dy/dx लिखा है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। तो जब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के एक्स वाई और साथ में dy/dx के बीच का रिलेशन है, तो वो किसके ऑर्थोगोनल, किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। मतलब इतना तो तुम्हें समझना पड़ेगा भाई, है ना। हाँ, क्या बोला मैंने, फिर से देख लो। यहां मैंने आपको बता दिया है, यहां मैंने आपको बता दिया कि ये जो x कॉमा वाई है ये कर्व पर भी है, फैमिली ऑफ कर्व पर भी है और ओटी पर भी है। अभी x और y फैमिली ऑफ कर्व पर है और उस पर बने हुए टेंजेंट के बीच का रिलेशन है, स्लोप का रिलेशन है। अब मैंने dy/dx, ये क्या है, dy/dx फॉर कर्व है। अब मैंने इस dy/dx की जगह रख दिया -1/dy/dx ओटी, ये रख दिया। तो अब ये एक्स वाई ओटी पर भी है और यह -1/dy/dx किसका है सर, ओटी का। तो इसका मतलब ये उस पर लाए करने वाले एक्स वाई और उसके ऊपर जो dy/dx आएगा ओटी पर, उसके बीच का रिलेशन हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किसकी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। सिंपल एज दैट, ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद सर हम फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन में ही क्यों चेंजेस कर रहे हैं, हाउ डज इट इंपैक्ट द होल इक्वेशन। सर मेथड समझ आ गया है, बट व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी intersects each member of the family and it intersects it at a definite angle and that angle is 90 degree। तो वहां से जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है फैमिली ऑफ कर्व्स की, तो उसके एक्स और वाई और उसके dy/dx के बीच का रिलेशन आता है। लेकिन अब हम इस रिलेशन को तुरंत तब्दील कर सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में। कैसे, क्योंकि जो x कॉमा वाई वो फैमिली पर कहीं भी हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए वो जो x कॉमा वाई है वो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके इंटरसेक्शन पॉइंट के, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के और फैमिली ऑफ कर्व्स के। यानी यहां पर जो हम x और y रख रहे हैं वो सारे x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को डिनोट कर रहे हैं। वो किसको डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को डिनोट कर रहे हैं। दे आर ऑल डिनोटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। वह सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहे हैं जितने भी हैं। यहां पर देख लो भाई, यहां पर देख लो, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। ये वाले सारे एक्स वाई यहां हैं, यानी अभी हम इसमें एक्स और वाई जो रख रहे हैं वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन रख रहे हैं। तो अभी ये एक्स और वाई फैमिली ऑफ कर्व्स पर और dy/dx फैमिली ऑफ कर्व्स का, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। लेकिन क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ही यहां रख रहे हैं, तो यह जो x, y है फैमिली ऑफ कर्व्स के अलावा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पर भी है। हाँ सर, तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के ऊपर लगे हुए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और वहां पर हमने dy/dx को रिप्लेस कर दिया -1/dy/dx फॉर ओटी। तो अब ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के ऊपर लाए करने वाले एक्स वाई और उसका dy/dx, किसका, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का dy/dx के बीच का रिलेशन आ गया। इसलिए अब किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। तो दैट इज व्हाई, ठीक है भाई। हाँ, अगर ट्रेजेक्टरी ऑर्थोगोनल ना हो तो भी किया जा सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा। मान लो कोई कहे 45 डिग्री पर कट करने वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू dy/dx फॉर कर्व, है ना। कोई मान ले कोई कहे 45 डिग्री पर चाहिए फॉर कर्व माइनस dy/dx फॉर ओटी अपॉन 1 प्लस dy/dx फॉर कर्व इंटू dy/dx फॉर ओटी। यह बराबर हम रख देंगे tan थीटा के, मान लो थीटा एंगल पर चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, किसकी टर्म्स में, कर्व की वैल्यू निकालेंगे। dy/dx फॉर ओटी नहीं लिखना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए, IT, आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी, आइसोगोनल, क्योंकि अब 90 डिग्री नहीं है, थीटा एंगल है, तो IT। यानी एक तरीके से हम लिख रहे हैं tan थीटा बराबर MC माइनस MIT डिवाइडेड बाय 1 प्लस MC इंटू MIT। यहां से हम MC की वैल्यू निकाल लेंगे, MC की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, MC की वैल्यू वो आ जाएगी MC इंटू MIT इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा बराबर
MC इंटू MIT माइनस MIT। अब इसको उठा के इधर ले आओगे तो MC कॉमन, और यहां बच जाएगा स्लोप ऑफ आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी इंटू टैन थीटा, और उधर हो जाएगा -1 माइनस, ऐसे लिख लो। तो MC की वैल्यू निकाल लो, बस MC की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 1 माइनस MIT टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस MIT, और ये इसके नीचे। अब MC की जगह बस ये रख दो, अब MC की जगह बस ये रख दो। ये क्या लिखा था dy बाई dx, ये लिखा था dy बाई dx। अब इस dy बाई dx की जगह बस ये रख दोगे, क्या रख दोगे tan थीटा प्लस dy बाई dx माइनस 1 अपॉन dy बाई dx प्लस इंटू tan थीटा अपॉन में खोपड़ी के ऊपर से गया है ना। हाँ, जब तुम चाहते हो कि खोपड़ी के ऊपर से जाए तो फिर हम क्या करें। अब तुम कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, सर हमारी तो समझ में नहीं आया। भाई जब ये कोर्स में है ही नहीं, लेकिन फिर भी कई लोगों को एकदम दिमाग, सर बता दो सर, प्लीज बता दो सर, बता दो हमें, मतलब ये आ गया। और नीचे क्या आ गया 1 माइनस MIT इंटू टैन थीटा, ये रख देंगे, ये रख देंगे। पुट इन DE ऑफ OT, पुट इन DE ऑफ OT। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा 45 डिग्री हो, लो तो dy बाई dx फॉर कर्व यह बराबर हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx फॉर OT फॉर IT आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी डिवाइडेड बाय 1 माइनस dy बाई dx फॉर IT आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें dy बाई dx की जगह ये रख देंगे। तो क्या रख देंगे, जैसे मान लो अब यही चाहिए, मान लो अब यही चाहिए, तो यहां क्या करेगा, यहां x dy बाई डी, ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ सर, डी ऑफ डी क्या थी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो इसकी जगह रख देगा x प्लस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये रख देगा बराबर 0। अब ये क्या बन गई, ये एक ऐसी फैमिली ऑफ, ये और आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई, ये आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई, ये आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई जो 45 डिग्री पर कट करेगी इसको। यानी जब तुम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा जो गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स को हर बार इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां बनी हुई टेंजेंट्स के बीच का एंगल 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा बेटा, 45 डिग्री आएगा। बात समझ में आ गई, ये क्लियर, ये नोट नहीं करना है। तो अगर कल को कोई बोले, भाई यहां पर सिर्फ सिंपल सी बात थी, अगर किसी ने बोला था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताओ, तो दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, तो वहां से dy बाई dx सीधा आ गया -1 अपॉन dy बाई dx, पुट कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब कल को कोई कहे थीटा डिग्री पर बताओ कि भाई ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो उस केस में क्या करेंगे, tan थीटा बराबर दिस, ये लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहां से MC की वैल्यू निकाल ली हमने, MC की हमने वैल्यू निकाल ली, दिख रही है भाई, ये आ गई MC की वैल्यू tan थीटा के लिए। अब मान लो कोई गए 45 डिग्री पे बताओ, तो 45 डिग्री पे tan 45 डिग्री हो गया 1, यहां 1, ये बन गया। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स है वो ये है। अब इसमें जो dy बाई dx उसकी जगह ये रख देंगे, तो अब ये किसके बीच में रिलेशन हो गया, x, y ऑफ आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी और उसके स्लोप के बीच में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हर मेंबर को 45 डिग्री पर कट कर रही होगी। ठीक है भाई, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है भाई, फिर भी हमने बता दिया इतना हद तक। ये तो बीटेक में भी जाके तुम पढ़ोगे कहीं, ये भी बता दे, लेकिन हमने तुम्हें, कई लोग जानने के इच्छुक हो रहे थे भाई। अब ये हो गया भाई। अब जैसे कि लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला देख लो भाई। नाउ इफ वी सी, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ वाला कर लोगे क्या, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला हो सकता है आराम से, हाँ सर फिफ्थ वाला तो और भी आराम से हो जाएगा। लेट अस डू फिफ्थ आल्सो।
लो पांचवा भी कर दें यहां पर। लेट अस डू फिफ्थ ऑल्सो। फिफ्थ फिफ्थ में लिखा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस, नहीं प्लस एक्स वाई कॉमन, अंदर क्या लिखा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। जरा देखना भाई ये है, हाँ सर यही है। ये क्या लिख दिया सर, ये तो डी ऑफ एक्स वाई लिख दिया। ये तो क्या लिख दिया, डी ऑफ एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, और फिर यहां लिखा है एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई कॉमन लिया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, ऑपरेटर हमारे वैसे ही बहुत बढ़िया हैं। तो ये कितना हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। कुछ होगा इसमें अगर हम एक्स वाई से डिवाइड कर दें, डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। हाँ एक्स वाई से तो डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो क्या बन जाएगा, वह क्या बन जाएगा, वाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स डी वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। तो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं। यहां पर अगर मैं देखूं डी ऑफ वाई बाय एक्स बन सकता है, तो सर उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा डी ऑफ वाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। फिर क्या किया जाए सर, अगर मैं इसको और कुछ कर सकते हैं क्या, देख लो ऐसे बन जाएगा ये, एल एन ऑफ एक्स बाय वाई, एल एन ऑफ एक्स बाय वाई बन जाएगा क्या। एक कह रहा है एल एन ऑफ एक्स बाय वाई, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं, एक काम करते हैं, ऐसा तो नहीं बन रहा ना सर, ऐसे नहीं बन रहा। तो अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं, एक काम और करता हूं, एक्स डी वाई, ये तो डी ऑफ एक्स वाई बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और उसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक वाई और निकाल लिया, और यहां बच गया डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई बराबर 0। देखो भाई एक बार ऐसे देख लो, ऐसे लिख दें, हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, देखो जरा। तो डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। अब इसका इंटीग्रल बोलो, -1 अपॉन एक्स वाई, खत्म हो गया, क्या हो गया, -1 अपॉन एक्स वाई प्लस एल एन मॉड एक्स माइनस एल एन मॉड वाई प्लस सी बराबर इक्वल टू सी बराबर सी। ये आ गया, ये आ गया आंसर। जरा देखो भाई, जरा देखो, हाँ क्लियर है भाई। हाँ उससे भी करते तब भी हो जाता, तब भी हो जाता। देख लो भाई एक बार, मैंने ऐसे सोच लिया, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अब जरा ये देख लो भाई, ये तुम खुद कर लोगे, ये दे दो TAH प्रैक्टिस के लिए, TAH, हाँ सर TAH2, मेरे ख्याल से 2 है 3 है भाई ये, सर ये है TAH, अभी तक तो कुछ दिया ही नहीं हमने, दिया है हाँ सर, TAH1 दिया था, फिर TAH1 नहीं, ये TAH2 है, TAH2 है ये है, और फिर यह हो गया TAH3, ये हो गया TAH3। तो दिस इज TAH3, तीनों पार्ट्स 3A B और C। So this is TAH3ABC, so this is A, this is B and this is C। ये तीनों पार्ट्स आप खुद करोगे, कर लोगे। तो मेरे ख्याल से काफी आसान है, चलो ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अब जरा और थोड़े पेचीदा सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, बोलो भाई इसमें क्या करें, इसमें क्या किया जाए। सर इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ dx लिखा है, तो ये हो जाएगा y dx, y सेक स्क्वायर
एक्स वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है सर। दूसरा क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है एक्स डी वाई, एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई और प्लस साइन वाई डी वाई, ये लिखा हुआ है। साइन वाई डी वाई अपने आप में शांत आदमी है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसका तो इंटीग्रल आराम से हो जाएगा। इसको और इसको ले लो एक साथ, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई कॉमन, अंदर क्या बच गया सर? ये बच गया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और प्लस साइन एक्स डी एक्स अलग और प्लस वो साइन वाई डी वाई अलग, इक्वल टू 0। ये आ गया देखो। ये क्या बन गया सर? ये हो गया डी ऑफ एक्स वाई और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रल क्या हो गया सर? tan एक्स वाई प्लस नहीं माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू सी। देखो खत्म, सिंपल है, इजी है ना? मजा आया? देखो एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं। ये देखो, ये कर लोगे? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ये भी, यह भी बहुत बढ़िया सवाल है, यह भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखो जरा, यहां पर अगर मल्टीप्लाई करें आएगा डी एक्स अपॉन एक्स, फिर और दूसरा आएगा माइनस डी वाई अपॉन वाई, डी वाई अपॉन वाई, और फिर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो जरा, यहां पर से यह और यह है डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई, फिर उसके बाद यह और यह वाली टर्म, ये और ये वाली टर्म अलग से लिख ली हमने। देखो क्या करोगे जरा बताना, इसमें क्या करोगे? चलो बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें क्या करोगे? इस वाले में ये तो हो गया, इसका तो इंटीग्रल आ गया ln मॉड x ln मॉड y, इसका क्या करोगे? हाँ बताओ बताओ, इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे? हाँ जल्दी से बताओ। ये सारे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के ही हैं भैया, हाँ सारे के सारे, ये कह रहा है ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के ही हैं। हाँ क्या करें भाई जरा बताओ यहां पर। हाँ बोलो, कोई आइडिया हो तो बताओ, इफ यू हैव एनी आइडिया। एक्स माइनस वाई को टी ना, हम्म देखो क्या करेंगे, यहां से एक्स वाई कॉमन ले लो, बिल्कुल सही कह रहा है, यहां से एक्स वाई कॉमन ले लो, एक्स वाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा सर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 1/y माइनस 1/x का होल स्क्वायर। देखो भैया ये है मस्त स्टेप, और ये मैंने नहीं तुम में से किसी ने बताया है, इक्वल टू 0, और यहां पर dx अपॉन एक्स। अब इस बच्चे ने क्यों कहा कि कॉमन ले लो, इससे फायदा क्या होगा? देखो बेटा, देखो बेटा कैसे होगा इससे फायदा, देखो बेटा, माइनस डी वाई अपॉन वाई फिर प्लस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 0 होल स्क्वायर। हाँ सर, अब थोड़ा सा और देखो, dx अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई प्लस ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई एक्स डी वाई, 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई का डिफरेंशियल बना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, और नीचे चाहो तो तुम लिख दो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर एक ही बात होती है। ये डिफरेंशियल बन गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई का,
देखो हो गया बस. नाउ इट इज इजी. सो व्हाट इज द आंसर? सो दिस बिकम्स इसका आंसर क्या आ गया सर? ln mod x माइनस ln mod y, और इसका हो जाएगा माइनस 1/1 x माइनस 1/y is equal to c. That is the answer. So that is the answer to this problem. देख लो जरा एक बार. बच्चे ने आंसर देखा, चलो हिंट तो लिया था, तू आंसर तो तूने भी देखा था. बच्चे ने आंसर देखा था, बता रहा. तूने भी तो देखा था. चलो अब ये तुम खुद करना. TaH4 तुम्हें पता है यार, दो तरीके से पढ़ाया जा सकता था हमेशा से. एक तुम्हें खुश करने के लिए, और एक जिससे IIT खुश होता. यानी जिससे तुम्हें, है ना, यानी दो तरीके हैं पढ़ाने के. कैसा? एक तो जिसमें सारी जनता खुश हो, सारी की सारी जनता खुश हो, है ना. उसमें जो होशियार बच्चा है उसका नुकसान हो जाता है. जो बिल्कुल पढ़ता नहीं है उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आसान से सवाल करा दिए सर ने, 2-4 देख लिए, घर आके NCERT सॉल्व हो गई, और एक दो और कोई ऐसी वैसी किताब कर ली, वो भी सॉल्व हो गई. तो बच्चों को लगता है वाह मस्त तैयारी चल रही है, वाह गजब, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है. तो उसमें पूरा, लेकिन उसमें क्या होता है, जो बच्चा अच्छा होता है, सिलेक्ट होने वाला बच्चा होता है, वो मारा जाता है. क्यों मारा जाता है? क्योंकि यार उसने वो पढ़ा ही नहीं ना जो पढ़ना चाहिए था. और फिर दूसरा हो सकता है कि भाई अच्छे मस्त हम क्लास में कॉन्सेप्ट्स और सवाल करवाएं, और उसमें क्या होगा, जो पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, उसको तो समझिए आप बिल्कुल बेकार पढ़ाते हैं, आपको तो पढ़ाना ही नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है. वो ऐसे नाम उठाना शुरू कर देता है, ऐसे बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उस बेचारे की समझ में नहीं आ रही. वो पढ़ता तो है नहीं, तो उसकी कड़ियों से कड़ियां नहीं जुड़ रही. उसको तो ऐसा चाहिए था स्पून फीडिंग, है ना, कि मुंह खोल, फिर वो चम्मच डाले मुंह में, फिर चम्मच खिलाए, है ना. वो मुंह भी नहीं चलाए, चम्मच हिलाए ताकि वो मुंह में चला जाए, फिर वो उसका मुंह भी ऐसे करे टीचर, और फिर चम्मच निकाले, फिर चम्मच को फिर दोबारा भरे, फिर मुंह में डाले. ऐसे बच्चे होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें वाह मजा आ गया सर, है ना, उन्हें मजा आ गया सर, मजा आ गया. तो यही होता है. ठीक है. तो उसमें जो अच्छा बच्चा है उसका लॉस हो जाता है हमेशा. तो हम कभी भी अच्छे बच्चे का लॉस नहीं होने देते, क्योंकि जो पढ़ता नहीं उसका तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला. उसके लिए कुछ भी कर लो, दिन रात एक कर दो, आप उसके लिए अपना सर्वस्व लुटा दो, वो फिर भी खुश नहीं होगा. क्यों? वो खुश हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कुछ कर रहा. तो तुम उसके लिए कितना भी कुछ कर दो, उसकी गरीबी कभी नहीं मिटने वाली. जो इंटेलेक्चुअल गरीबी है ना, उसकी कभी नहीं मिटने वाली, वो गरीब ही रहेगा. क्योंकि जब तक गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा, भगवान, ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार हो. अगर खुद की ही मदद करने के कोई तैयार नहीं है तो उसकी मदद तो ईश्वर भी नहीं करता. हम तो अधने से इंसान हैं. यही फर्क है. ठीक है. तो यही दिक्कत होती है. तो हमारे साथ वही होता, आपको तो पढ़ाने नहीं आता, आपको तो ये भी नहीं आता, और ये सारे के सारे 12वीं पास हैं सब. एक चीज और दिखा दो, एक चीज और बताता हूं. अभी तुम में हमने एक ड्रॉपर में और तुम्हारे एटीट्यूड में बहुत एक अंतर महसूस किया है. अंतर क्या महसूस किया है? आप में से कई लोग, सारे नहीं, बहुत थोड़े से मुट्ठी भर जो लोग हैं वो बहुत हवा में है, बहुत ज्यादा हवा में. जेई मेंस तो मतलब हो ही जाएगा ना, बहुत आसान पेपर आता है जेई मेंस में. तो ना, जेई मेंस में बहुत आसान पेपर आता है. चलो जेई मेंस में बहुत आसान पेपर आता है, तो कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए? चलो बताओ, 300 में से कम कितने मार्क्स आने चाहिए? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर. पेपर आसान आता है तो तीनों सब्जेक्ट मिला के कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए? कितने मार्क्स आने चाहिए? पेपर आसान ही आता है ज्यादातर, है ना. तो कितने मार्क्स आने चाहिए जेई मेंस में? कितने मार्क्स आने चाहिए? कितने मार्क्स आने चाहिए कम से कम? लीस्ट, एट द लीस्ट कितने मार्क्स आने चाहिए? 200 प्लस, 170 प्लस, 180 प्लस, 200 प्लस, कम से कम 150. कम से कम 150 से नीचे मुझे कोई आंकड़ा नहीं दिख रहा. 200 प्लस ज्यादा दिख रहे हैं.
200 प्लस ज्यादा दिख रहे हैं, बिल्कुल बेटा 200 प्लस ज्यादा दिख रहे हैं, 200 प्लस ज्यादा दिख रहे हैं, है ना, 200 प्लस ज्यादा दिख रहे हैं। वेरी गुड बेटा। अब आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं, स्टैटिस्टिक्स बताऊं? बताता हूं। पिछले साल 300 मार्क्स का पेपर था, लगभग 11 लाख बच्चों ने दिया था। कितने बच्चों ने? 11 लाख बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 11 लाख बच्चों ने। 80 मार्क्स, 300 में से 80 मार्क्स, कान खोल के सुन ले, 300 में से 80 मार्क्स या 80 से ऊपर सिर्फ 1,75,000 बच्चों के थे, लगभग 1,75,000। यानी बचे हुए बच्चों के मार्क्स 80 से नीचे थे। 1,75,000 बच्चे लगभग ऐसे थे जिनके मार्क्स 80 या 80 से ऊपर थे। सिर्फ 1,75,000 आउट ऑफ 11 लाख। दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी आसान में समझिए चीजों को, खूब मेहनत करिए, दिल लगाकर मेहनत करिए, और आप सब कुछ कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हर पल खड़े हैं। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, यस यू कैन डू एवरीथिंग। हाँ भाई, ओ माय गॉड, नहीं सच्ची बात बता रहे हैं तुमको। ये जेई मेंस है, एडवांस ना है, ये मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। given a function g which has derivative g dash x for every real x and y satisfy g dash 0 is equal to 2. Given a function g which has a derivative g dash x for every real x and which satisfy g dash 0 बराबर 2, g of x plus y is equal to this for all x and y. Find gx and determine the range. हमें gx बताना है और रेंज निकालना है, ठीक है। हाँ, तो जरा देखें। तो इस केस में तो यहां पर g ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर y इंटू जी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू जी वाई, ये लिखा हुआ है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो। और हमें क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए जी एक्स। जी डैश 0 2 दे रखा है, जी डैश 0 2 दे रखा है बेटा। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन में। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। याद आया? हाँ सर, एमओडी में पढ़ा था। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशियल कर दो तो कितना आ जाएगा? जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर वाई जी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू जी डैश वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको, ये कर दिया डिफरेंशिएट। जी डैश ऑफ 0 2 दे रखा है, पुट वाई इक्वल टू 0। इसमें वाई को 0 रख देते हैं। वाई को 0 रखा तो आपके पास क्या हो गया? जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स। ये आ गया बेटा, 2 इंटू ई की पावर एक्स। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? हाँ सर, यह क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, यह क्लियर हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया? हाँ सर, ये समझ में आ गया। अब जरा देखो, जी डैश एक्स ये क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 ई की पावर एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। समझ में आया? हाँ यार, मैंने y को 0 रखा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बिल्कुल सर। अब क्या किया जाए? ये बन गई एल डी ई। नाउ दिस बिकम्स एल डी ई, दिख रहा है? माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स। हाँ सर, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई की पावर माइनस डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? सर सॉल्यूशन आएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स
y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ये आ गया, क्योंकि ये तो कट जाएगा, 2dx बचेगा इंटीग्रल, 2dx प्लस सी। तो ये आ गया। तो आपके साथ आ गया y इज इक्वल टू 2x ई की पावर x प्लस सी ई की पावर x। तो दैट इज व्हाट वी गेट। ये बात क्लियर है? जरा देखो अच्छे से। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, हाँ सर, यह है क्लियर हुआ। अब जैसे ही, हाँ, y के रिस्पेक्ट में कर दो, x के रिस्पेक्ट में कर दो। भाई एमओडी में पढ़ा था हमने, आप इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ गया। अब y को 0 रख दिया, तो g डैश y हो गया 2, यहां हो गया e की पावर 0 1, यहां g डैश ऑफ x बन गया, ये dy बाई dx हो गया, ये y हो गया, ये 2 e की पावर x माइनस y, तो इंटीग्रेशन आ गया e की पावर माइनस x dx। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ सर। अब जैसे ही ये आया आपके पास में, आपने इंटीग्रेट किया, फिलहाल ये आ गया, यहां हो अब आप, यहां हो अब आप, ठीक है, 2x आ गया, 2dx। ये समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब नाउ g ऑफ x प्लस वाई, अब हमें क्या गिवन था? नाउ g ऑफ x प्लस वाई हमें गिवन था e की पावर y gx और प्लस e की पावर x gy। अगर मैं x और y दोनों को 0 रख दूं ताकि मैं g0 y0 निकाल सकूं, तो g0 ये हो गया g0 प्लस g0, 2g0 बराबर g0, इसको उठा के इधर ले आओ तो g0 बराबर 0 आ गया। अब अगर मैं इसको और इसको मिला लूं, इसको और इसको, तो इसमें मैं पुट x बराबर 0 इसमें रख दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? y ऑफ 0, y की वैल्यू कितनी आएगी सर? 0 बराबर 0 प्लस c इंटू ई की पावर 0, तो c बराबर 0 आ गया। इसका मतलब कर्व क्या बन गया? तो कर्व बन गया x 2x e की पावर x, ये बन गया 2x e की पावर x। ये क्लियर हुआ? ठीक है सर। व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स? बेटा क्लास में बता रखा है ना, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, ऊपर साइन एक्स का डेरिवेटिव कर ले कॉस एक्स, और नीचे कॉस का कर ले माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स आ जाएगा बेटा डिफरेंशियल। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 2x इंटू ई की पावर x, यानी gx जो बन गया हमारे पास वो बन गया 2x ई की पावर x। तो पहला पार्ट था इसमें, फाइंड करिए gx क्या था, फाइंड gx एंड डिटरमाइन द रेंज। अब इसकी रेंज भी निकालनी है। इसकी रेंज कैसे निकालें अब हम? सर अब इसकी रेंज निकालनी तो एओडी का यूज करना पड़ेगा। y को डायरेक्ट gx नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, y इज gx। अरे जब कर्व सॉल्व हो जाएगा उसके बाद लिख सकते हैं, y को gx नहीं लिख सकते सीधा, यहां थोड़ी ना gx लिख देगा। ठीक है, ये तो एक रिलेशन दे रखा है जो सेटिस्फाई करता है। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनी तो g डैश x, हमने मान लिया इसको सेटिस्फाई करने वाली जो कर्व है वो y इक्वल टू gx है, तो ये बन गया dy बाई dx, ये y और ये 2e की पावर x। ठीक है, यहां पर गोला मेथड नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि 2x e की पावर x है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। गोला मेथड तब लगता है जब सिंगल फंक्शन हो। तो क्या किया जाए सर? g डैश x लिखा जाए। g डैश x क्या आएगा सर? ये आ जाएगा 2 e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया सर? 1 आ गया, -1 आ गया, -1 के आगे प्लस फिर नेगेटिव, तो पहले डिग्रीज पर -1 पर मिनिमम आएगी, तो g ऑफ -1, g ऑफ -1 कितना होगा सर? -2 इंटू ई की पावर -1, यानी कि -2 बाई ई। ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम कहां मिलेगी सर? इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x ई की पावर x, तो तुम देख सकते हो ये जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बन जाएगा इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ गई? माइनस इन्फिनिटी पर भी निकाल लो, तो इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी, यही मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी।
हाँ ठीक है। बेटा जो आप क्लास इलस्ट्रेशन कर रहे हो वह भी बहुत अच्छा है, वह भी बहुत बढ़िया है। क्लास इलस्ट्रेशन कर रहे हो, इट इज मोर देन एनफ। क्लास इलस्ट्रेशन करो, केटीके करो, टीएच करो, पीवाईक्यू, सारे के सारे क्लास इलस्ट्रेशंस और केटीके में कवर हो रहे हैं, उसकी चिंता मत करो। इसके अलावा सर प्रोटीन खा लूं, सर फैट खा लूं, कार्बोहाइड्रेट कहां से लूं, कहां से सनलाइट लूं, कहां से मिनरल लूं, भाई कुछ लेने की जरूरत नहीं। तू सिर्फ क्लास कर, क्लास इलस्ट्रेशंस कर, होमवर्क करो, केटी के टीएच रिलीजियसली उसे सॉल्व करो, जो बीपी मिल रहे हैं उसे सॉल्व करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैथ्स की चिंता छोड़ दो, मैथ्स हम संभाल लेंगे, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री संभालो, मैथ्स हम संभाल ले तुम्हारा। लेकिन तुम्हें इतना तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, सर पीवाईक्यू कहां से कर लें, सर पीवाईक्यू, सर मिनरल कहां से ले लें, सर प्रोटीन कहां से ले लें। अभी जैसे ही दीपावली के बाद एकदम बच्चे बोर आ जाते हैं, स्ट्रैटेजियां देखना शुरू कर देंगे यूट्यूब पर। कौन सी स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजियों का खेला चलेगा बिल्कुल। कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि रातों रात लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाए, रातों रात 300 पार हो जाए, रातों रात। अब तुझे समझ में क्या धंधा चल रहा है यूट्यूब पे। लगे पड़े हैं लोग शॉर्टकट ढूंढने में, बैठ के यूट्यूब पे देख रहा, अच्छा यूट्यूबर वाली दीदी ये बता रही, यूट्यूबर वाले अंकल ये बता रहे, तो बस वही लगे हुए लड़के। अब जरा ये देखिए, ये आ गया इन्फिनिटी पर वैल्यू। हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी पर कोई सोचता है, माइनस इन्फिनिटी पर। तो असल में जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, वैसे तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ही बना लो। उसके लिए माइनस इन्फिनिटी पर भी लिमिट निकालो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 2x e की पावर x, ये है। हाँ सर, तो अब जरा देखो, इसको हम लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 2x अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, ऊपर भी इन्फिनिटी, सर ऊपर तो माइनस इन्फिनिटी बन रहा। हाँ बेटा, चाहे ऊपर माइनस इन्फिनिटी बने चाहे प्लस इन्फिनिटी बने, लेकिन इन्फिनिटी बनना चाहिए। लॉपिटल तब एप्लीकेबल हो जाता है, तो उसमें लॉपिटल लगाओ। तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 2 अपॉन माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 2 इंटू माइनस 2 इंटू ई की पावर एक्स। तो माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। सर जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, जीरो आ रहा है, देख लो। तो अब अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि उसने एक चीज और पूछ ली है, कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस भी पूछ लिया है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, देन द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। कैसा बनेगा ग्राफ, ये 1 पर मिनिमा और 0, है ना, 1 पर मिनिमा, 0 पर वैल्यू 0, और माइनस इन्फिनिटी पर 0 पर वैल्यू 0 आ रही है ना यार। हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी पर भी 0 आ रही है, -1 पर मिनिमा आ रहा भाई। हाँ, -1 पर मिनिमा आ रहा है, -1 पर मिनिमा और माइनस इन्फिनिटी पर 0, और ये बन गया ग्राफ 0 पर 0। तो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट आई हैव। -1 पर -2/e। रेंज क्या हो गई सर, रेंज हो गई -2/e से इन्फिनिटी। और मुझे एरिया कौन सा निकालना पड़ेगा सर, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये एरिया अगर मुझे निकालना है, देन हाउ डू आई गेट दिस एरिया। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 2x e की पावर x का, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से 0 2x e की पावर x dx, इसका मॉड्यूलस, दैट विल बी द एरिया। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस, इसका बाय पार्ट्स करेंगे तो x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x, ये आएगा इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 0, इसका मॉड। तो पहले तो 0 रख लो भाई, 0 रखकर कितना आ जाएगा सर, 2 इंटू 0 -1,
0 -1 और फिर माइनस इन्फिनिटी रखो, -2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, इसकी लिमिट तो अभी हमने निकाली, एक्स ई की पावर माइनस एक्स, सर ये तो आएगी 0, ये लिमिट कितनी आएगी देखो अभी निकाली, एक्स ई की पावर एक्स की लिमिट कितनी आई थी, 0 आई थी, तो ये तो 0 आ गई, तो क्या मॉड ऑफ -2 -0 2 इंटू 0 2 इंटू 0 -0, so the answer is 2 square units, that is the area, पूरा रिवाइज हो गया, 2 आंसर। ये 5 चैप्टर का निचोड़ है एक तरीके से, 5 चैप्टर आ गए इसके अंदर, एओडी भी आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया, एरिया अंडर द कर्व भी आ गया, सब आ गया इसके अंदर, सब आ गया इसके अंदर। चलिए, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो आज होमवर्क मैंने आपको दे रखा है, होमवर्क करिएगा पूरा, और जो पिछले टर्न पर होमवर्क दिया था उसका सबका सॉल्यूशन यहां लगा हुआ है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एंड द नेक्स्ट क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तो यहाँ खत्म हो गया, अगली क्लास में थोड़ा और इसको और फिनिशिंग टच देंगे और बेहतर करेंगे, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा एंड बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।